हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन दिस चैनल। तो मैं जय वाछाणी आपका आप ही के चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल पे हम एक सीरीज चला रहे हैं जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं जीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। और ये सीरीज हमारी बहुत शानदार तरीके से चल रही है। यहाँ पे हम बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देते हैं। ठीक है। तो पिछली बार हमने जो डिस्कस कर रहे थे पेपर, यहाँ पे इरिगेशन का 2014 का पेपर 50 क्वेश्चन टोटल हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। अभी और 50 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपने हमारी आगे की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे हमने 2013 के और 15 के पेपर वहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और हम इस सीरीज के साथ साथ हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है और कैसे उसका यूज़ करना है वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम टाइम बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, फॉर एलिमेंट इन अ प्योर शेयर द प्रिंसिपल प्लेन्स आर ओरिएंटेड एट। आंसर होगा इसका 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पे ओरिएंटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मटेरियल अंडर द इम्पैक्ट लोड। अगर आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है तो ठीक है, बाकी अगर आपको यहाँ पे इम्पैक्ट लोड दिखे तो आप सीधा इस आंसर पे जंप कर सकते हैं, टफनेस। बिकॉज आपको पता है कि इम्पैक्ट लोड और टफनेस का रिलेशन डायरेक्ट ही होता है। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पे आया वर्ड्स रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। यहाँ पे आपको इस तरीके से ही क्वेश्चन के साथ डील करना है। आपके पास बहुत ही कम समय होगा एग्जाम में और आप पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं पाएंगे कभी कभी। तो आपको ऐसे की वर्ड्स ध्यान में रख के चलने हैं जिससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मार्क कर पाए। वहीं मैं यहाँ पे मार्किंग करते चलता हूँ जिससे आप क्लियर हो पाए कि यहाँ पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस दिखा तो सीधा मैं यहाँ पे टिक मार्क करूंगा फटिक स्ट्रेंथ पे। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस रखनी है ताकि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कंडक्ट कर पाए। ठीक है। एन आइडियल फ्लूइड इज अ फाइंड विच इज। आइडियल फ्लूइड में हम क्या फाइंड आउट करते हैं? आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल एंड नो विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये हम फाइंड आउट करते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Pascal's law state that pressure in intensity of the pressure at a point in a static fluid is equal to। ठीक है, तो आपको पता है जो पास्कल्स लॉ होता है उसके मुताबिक हर डायरेक्शन में फोर्स इक्वल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ऑल द डायरेक्शंस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोलिक कोफिशिएंट ऑफ ओरिफिस मीटर। द कोफिशिएंट ऑफ, तो कोफिशिएंट आपको मालूम है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी भी आता है और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी आता है। तो तीनों आते हैं। आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबोव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी फाई, द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एंड द टेंजेंशियल स्ट्रेस टी थीटा are the related to oblique plane of element, resultant stress sigma r is expressed। आपको रिजल्टेंट निकालना है तो उसका आंसर होगा सिग्मा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एन का स्क्वायर प्लस टी थीटा का स्क्वायर। इस तरीके से आप रिजल्टेंट निकालते हैं। तो सेम जो भी मेथड है वहां और यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ये इसका सही आंसर आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायमेंशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आर। अगर आपको ये डायमेंशंस नहीं पता है तो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे एम क्या इंडिकेट करता है, मास को। ठीक है, एल इंडिकेट करता है लेंथ को और टी
टाइम को। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में के यूनिट में, ठीक है, कौन कौन से परिमाप है, कितने हैं, वो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने होते हैं। तो अगर आपको सिंपल फॉर्मूला पता है तो आपको मालूम होगा कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, ये होता है। और आपको मालूम है कि स्ट्रेन का यूनिट क्या है, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है। वह बोलोगे कि क्यों स्ट्रेन का क्यों यूनिट नहीं है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो change in length means something like meter, mm, whatever you can consider। तो नीचे लेंथ का यूनिट भी मीटर, mm सब कुछ आएगा, तो ऊपर ऊपर कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं बचता है, तो इसका यूनिट कुछ है नहीं। स्ट्रेस का यूनिट एक बचा है, ठीक है। तो स्ट्रेस का यूनिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू एरिया, ठीक है। अब फोर्स का आपको मालूम होना चाहिए क्या है, m1 l1 एंड t-2, ठीक है। और एरिया का क्या हो जाएगा, एरिया मतलब होता है यहाँ पे हमारा मीटर स्क्वायर, इस तरीके से होता है ना। तो मीटर यानी कि एक, यानी कि दो यहाँ पे एल होंगे, तो यहाँ पे एल स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे एल स्क्वायर, दोनों को आप ठीक से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m1 एल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। घटाना पड़ेगा इसको, यहाँ से क्या होगा, -1 एंड t-2। इस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, m1, वेट, यहाँ पे क्लियर से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। m1 l-1 t-2, ये हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला है। The next one is the effect of number of load applied simultaneously is the sum of the effect of each load. This statement is the principle of। आपको पता है कि जब जब भी हम बीम सोल्व करते हैं तो एक मेथड से सोल्व करते हैं। ऐसा कुछ मेथड अगर आपने अगर देखा हो सॉल्यूशन के दौरान, पर इस बीम में यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, प्लस दूसरे बीम में यहाँ पे कुछ सेंटर लोड लग रहा है, तो ये दोनों मिला के हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, तो मेथड को हम कहते हैं सुपरपोजिशन का मेथड। दोनों को फॉर्मूलों को हम जोड़ के हम आंसर निकालते हैं। क्यों, क्योंकि हम अगर पार्टीशन में सॉल्व करते हैं तो हमको इजी हो जाता है, इसलिए पार्टीशन करके उसको सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा आंसर आसानी से आ जाता है। इसलिए सुपरपोजिशन का हम यूज करते हैं जब हम बीम्स को सॉल्व आउट करते हैं। The only liquid in which the base in pigment are soluble in which facilitate the even spreading of the paint over a surface and act as a binder for the base, and on a drying it's form the tough in elastic film। ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, ऑब्वियस थिंग्स इज द व्हीकल। ओके, व्हीकल हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। Next one is that the load is assumed to act on a joint only in। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे जॉइंट पे हम लोड कैलकुलेट करते हैं, तो ट्रस हमारा सही आंसर हो जाएगा। ट्रस पे हम जॉइंट पे लोड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। द पॉइंट अबाउट विच कंबाइंड मोशन ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, पॉइंट याद रखना है अपने को, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन ऊपर रिजिड बॉडी टेक प्लेस नोन एज, क्या कहेंगे इसको हम, इंस्टेंटेनियस सेंटर, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज द मिडल थर्ड रूल्स अप्लाई टू द रिटेनिंग वॉल फॉर इट्स स्टेबिलिटी टू चेक द क्रैक, स्टेबिलिटी अगेंस्ट क्रैक के तहत हम
मिडल थर्ड रूल्स लगाते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ बीम इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ, कब यूनिफॉर्म होता है? जब पूरे सेक्शन पे लोड सेम हो, यानी कि स्ट्रेस सेम हो, सेम एट एवरी सेक्शन, स्ट्रेस इज सेम इन एवरी सेक्शन। यहाँ पे बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फॉर अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, द ब्रीथ इज कांस्टेंट। ओके, ब्रीथ कांस्टेंट बोला है। अगर आपको बेंडिंग का यूनिवर्सल फॉर्मूला मालूम है तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से कुछ फॉर्मूला है। यहाँ पे एम और डी दिख रहे हैं, तो यहाँ अगर हमें यहाँ पे एम से स्टार्टिंग करूँ, यहाँ पे एम इज इक्वल टू आई बाई वाई, ठीक है। आई का फॉर्मूला क्या है? बी डी, अगर क्यूब लिखूँ मैं यहाँ पे बाई 12, और यहाँ पे डी बाई 2 हो जाएगा। डी डी कैंसिल, यानी कि 2 डी बचेंगे, यहाँ पे 6 बचेगा, तो बी डी स्क्वेयर बाई 6 इसका आंसर आया। एम इज इक्वल टू, बट हमें यहाँ पे रिलेशन शो ऑफ करना है, तो कांस्टेंट हम सब साइड में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रीथ भी कांस्टेंट है और 6 तो कांस्टेंट ही है, तो डायरेक्ट हम एम चले डी स्क्वेयर ये लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डी का पूछा है, तो सिर्फ डी यहाँ पे दोनों साइड में रूट लूंगा, तो यहाँ के डी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट, आगे एम पे रूट आ जाएगा, तो डी चले छे रूटिंग ऑफ एम। ओके, डेप्थ डी चले छे रूटिंग ऑफ एम, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर ऑफ फ्रेम डेवलप, क्या होगा इसका सही आंसर? तो मेंबर ऑफ अ फ्रेम सब कुछ डेवलप करता है, बेंडिंग भी डेवलप करता है, टेंशन भी एंड कंप्रेशन भी, यानी कि all of the above is the our particular answer. When a body in equilibrium undergoes an infinitely small displacement, work imagined to be done is known as, अगर इमेजिनरी वर्क हुआ है वहां पे स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में अंडरगो, तो उसको उस वर्क को क्या कहते हैं? ऐसे वर्क को हम कहते हैं वर्चुअल वर्क, ठीक है। तो वर्चुअल वर्क, the ratio of stiffness of any member to that of total stiffness of the member। आपको पता है स्टिफनेस मेंबर में और यहाँ पे स्टिफनेस का एडिशन मतलब टोटल कहाँ पे हम यूज करते हैं, तो कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में, TF में यूज करते हैं, ठीक है। टू कपल्स एक्टिंग इन अ प्लेन मे बी इन इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन देयर मोमेंट आर इक्वल इन, तो उसके लिए दोनों कंडीशन हमें चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए एंड वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, यानी कि बोथ, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। एफ्लोरेंसिस इन ब्रिक इन अ मॉडरेट व्हेन द एफ्लोरेंसिस डिपॉजिट कवर द सरफेस एरिया। पहले समझो कि एफ्लोरेंसिस किसकी वजह से होता है। ये अल्कलाइन कंटेंट जो होता है ना ब्रिक्स में, उसकी वजह से होता है। अल्कलाइन मतलब सोल्टेड कंटेंट, ओके। और कितना परसेंटेज हो जाए तो मॉडरेट कहा जाएगा, तो कि 10 to 15% इफ द मॉडरेट। वेलोसिटी रेशियो ऑफ डिफरेंस ऑफ व्हील एंड एक्सल इज, ओके। यहाँ पे पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सिंपल आंसर होता है, अगर आपको रेशियो वेलोसिटी का पूछा जाए व्हील एंड एक्सेल का, तो सिंपली हमें उसका जो रेडियस होता है उसका रेशियो लेना होता है, यानी कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, ठीक है, इस तरीके से लेना होता है। तो
इस तरीके से मुताबिक हमारे यहाँ पे सही आंसर होने वाला है ए। ठीक है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर वन माइनस स्मॉल आर टू। ओके, बाकी में तो 3 है, 2 है और सब कुछ है, वो हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं। टेस्ट कंडक्टेड टू डिटरमाइन फ्लैश एंड फायर पॉइंट ऑफ बिट्यूमेन आर नोन एज, सही आंसर होगा यहाँ पे पेंस्की मार्टिन टेस्ट। एनलिंग मीन्स, एनलिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेकिंग स्टील सॉफ्ट। जो प्रोसेस यूज होती है उसको हम एनलिंग कहते हैं। तो सॉफ्ट स्टील को बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है ना, उसी चीज को हम एनलिंग कहते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेस में बी एक्सप्रेस्ड इज इन, तो मालूम है हमको न्यूटन पर एम स्क्वायर हो, हमें इन शॉर्ट यहाँ पे एरिया चाहिए। ठीक है, भाई एरिया मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, एम स्क्वायर में भी हो सकता है एंड सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तीनों हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। फाइनर द सीमेंट, सीमेंट कंटेंट जितना फाइन हो, ठीक है, उतना क्या बढ़ेगा? तो उतनी जल्दी स्ट्रेंथ आएगी, वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी एंड श्रिंकेज क्रैकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा सही आंसर होगा। द ग्रेटेस्ट eccentricity which a load W have to without producing tension on the cross section of a short column of external diameter capital D and internal diameter small d is, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछा जाए तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है। ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी पूछा है ना आपको यहाँ पे, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 8d। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल इफिशियंसी ऑफ अ सस्पेंशन केबल इज द नियर अबाउट 100। ठीक है, the width of the flange of a T-beam should be less than, क्या होगा इसका सही आंसर? 1/3 of the effective span of the T-beam, distance between the center of T-beam, breadth of the rib plus 12 times the thickness of the slab। तो हमारा आंसर होगा इसमें से जो भी छोटा होगा ये हमारा आंसर होगा, मीन्स द लिस्ट ऑफ द अबव, ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। द सर्क्यूलर रिंग बीम ऑफ द ओवरहेड वाटर टैंक शुड बी डिजाइन फॉर, किस चीज के लिए डिजाइन करते हैं हम उसको? तो सपोर्ट पे शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट एंड मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट द मिड स्पान। ठीक है, मिड स्पान पे मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट के लिए डिजाइन करते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इट्स अवर राइट आंसर। द डायमीटर ऑफ longitudinal बार ऑफ अ कॉलम शुड नेवर बी लेस देन, जो भी कॉलम में हम बार यूज करते हैं, ठीक है, वर्टिकल बार, उसका डायमीटर किससे कम नहीं होना चाहिए? तो कम से कम 12 mm का डायमीटर तो हमें उसके लिए चाहिए। ठीक है, 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। और स्टीरप्स के लिए 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। बकलिंग ऑफ टॉप फ्लेंज इन अ प्लेट गर्डर इज प्रिवेंटेड, जो टॉप फ्लेंज होती है उसकी बकलिंग को रोकने के लिए प्लेट गर्डर में हम कौन सा स्टिफनर यूज करते हैं? तो हम लेटरल स्टिफनर यूज करते हैं वहां पे। ठीक है गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन अ बेंडिंग फॉर रोल्ड स्टील आई बीम एंड चैनल इज, तो स्टैटिक क्वेश्चन है यहाँ पे, आइस कोड बेस, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1650 1650 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, the next question is rail joint supported on a single sleeper is known as,
रेल जॉइंट सपोर्टेड ऑन अ सिंगल स्लीपर पे अगर कोई रेल जॉइंट सपोर्टेड है तो ऐसी चीज को हम कहते हैं सपोर्टेड रेल जॉइंट. Successive inclines are formed connected by switches and turnout in. तो ऐसी चीज को हम कहेंगे स्विच एंड बैक सिस्टम. ठीक है. रेक रेलवे इज प्रोवाइडेड ऑन. रेक रेलवे कहाँ पे प्रोवाइड होती है तो स्टीप ग्रेडियंट पे. ठीक है. रेक रेलवे स्टीप ग्रेडियंट. द एंगल बिटवीन गेज फेस ऑफ द स्टोक रेल एंड टंग रेल इज कॉल्ड. क्या कहते हैं दोनों के बीच के एंगल को? कहते हैं स्विच एंगल. यहाँ पे पूछा गया कि नेचुरल वॉइड रेशियो वी एन एंड पोरोसिटी पी आर रिलेटेड टू. ठीक है. नॉर्मली आपको यहाँ पे क्या पूछते हैं ई एन एन का रेशियो. ठीक है. यहाँ पे कांस्टेंट चेंज कर दिया है. ई की जगह पे वी एन यूज किया है एंड पोरोसिटी एन की जगह पे पी यूज किया है. यानी कि एक इल्यूजम है. यहाँ पे आपको कोशिश की गई है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे गलती करें और आपको एक क्वेश्चन ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन कुछ नया है. कुछ नया नहीं है. यहाँ पे सिर्फ सिंबल चेंज किए गए हैं. तो आपको पहले मालूम सही इसका ओरिजिनल फॉर्मूला मालूम हो तो ऑब्वियस आप इसको सोल्व कर पाएंगे. तो ई का फॉर्मूला है एन अपॉन 1 - n. तो यहाँ पे एन की जगह पे पी यूज किया गया है. यानी कि एन की जगह पे मैं पी लिखूंगा पी अपॉन 1 - p. ठीक है. तो यहाँ पे बी हमारा सही आंसर हो जाएगा. इट्स वेरी इजी क्वेश्चंस बट आपको सही से देखना होगा कि आपको किस तरीके से पूछा गया है. द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए प्रेजेंट गिवन सोइल मास टू टोटल वॉल्यूम पूछा गया. यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका आंसर होगा डिग्री ऑफ सेचुरेशन. ठीक है. सेंटर ऑफ बायोन्सी. सेंटर ऑफ बायोन्सी हम किसको कहेंगे? तो बायोन्सी का प्रिंसिपल आपको मालूम है ना किसने दिया था? आर्किमिडीज ने. ठीक है. सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड. ठीक है. डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो भी सेंटर ऑफ प्रेशर होता है उसको ही हम सेंटर ऑफ बायोन्सी कहते हैं. सही है? नहीं, यह आंसर हमारा गलत होगा. सेंटर ऑफ प्रेशर नहीं आएगा यहाँ पे, सेंट्रोइड आएगा. सेंट्रोइड ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. जो भी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड हुआ है उसके सेंट्रोइड को हम कहेंगे सेंटर ऑफ बायोन्सी. ठीक है. ये आंसर नहीं आएगा, सेंट्रोइड आएगा. सेंटर ऑफ प्रेशर नहीं होता है. ठीक है. ये गलती ना हो, याद रखिएगा. स्टेप्ड नॉच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ. स्टेप्ड नॉच किसी चीज का कॉम्बिनेशन होता है. तो कॉम्बिनेशन होता है रेक्टेंगुलर नॉचेस का ये. ठीक है. डिफरेंट साइज की रेक्टेंगुलर नॉचेस मिलके स्टेप बनाती है, उससे ही फॉर्म होता है स्टेप नॉच. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ टर्बुलेंट बाउंड्री. टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? कैसा होता है? लॉगरिथमिक. ठीक है. लॉगरिथमिक. यहाँ पे बी हमारा सही आंसर हो जाएगा. रैंकाइन्स थियरी ऑफ अर्थ प्रेशर अप्लाइज टू ड्राई कोहेशनलेस सोइल, कोहेसिव सोइल, मॉइस्ट कोहेशनलेस सोइल. सभी में अप्लाई करेंगे ऑल ऑफ द अबव. इन एन इंक्लाइंड पोजीशन अ वेंचुरोमीटर रिकॉर्ड सेम रीडिंग. ठीक है. सेम रीडिंग रिकॉर्ड करता है. when the pull applied is more than the standard pull for that. the टेप में एरर क्या आएगा? अगर आप ज्यादा खींचे, पुल मतलब खींचना होता है. ठीक है. ज्यादा खींचेंगे तो आपका एरर नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. और करेक्शन पॉजिटिव. ठीक है. एरर नेगेटिव तो करेक्शन पॉजिटिव. द स्मॉलर
एंगल मेड बाय सर्वे लाइन विथ द टू मेरिडियन इज एजीम्यूथ बोलेंगे इसको, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फाउंडेशन ऑन विच कैंटिलीवर बीम इज प्रोवाइडेड टू ज्वाइन बीम टू फुटिंग। दो फुटिंग को ज्वाइन करने के लिए जो हम बीम प्रोवाइड करते हैं, क्या कहेंगे ऐसे फुटिंग को? ऐसे फुटिंग को कहेंगे हम स्ट्रैप फुटिंग। while designing a stair प्रोडक्ट ऑफ राइज एंड गोइंग, ठीक है। राइज एंड गोइंग का प्रोडक्ट यहाँ पे पूछा गया है, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली होने वाला है 420। यहाँ पे 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन टाइम अवेलेबल टू डू जॉब एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द जॉब। आपको कितना समय चाहिए और कितना आपके पास अवेलेबल है, इस दोनों के डिफरेंस को ही हम कहते हैं फ्लोट। लोवरेड डोर आर सुटेबल फॉर, किस चीज के लिए सुटेबल होते हैं डोर? तो डोर सुटेबल होते हैं रेसिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग के टॉयलेट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे बी हमारा टॉयलेट सही आंसर हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन इज द एक्सटर्नल कर्व ऑफ द आर्च इज, जो बाह्यतम कर्व होता है आर्च का, उसको हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्राडोज। जो आंतरिक कर्व होता है उसको हम कहते हैं इंट्राडोज, ठीक है। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ हमने टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म कर दिए हैं। तो जो इरिगेशन का 2014 का क्वेश्चन पेपर था वो पूरा हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है 2 पार्ट में। यह था दूसरा पार्ट, आगे पहला पार्ट हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम कुछ नया पेपर लेके आएंगे, तो पहले बात करते हैं पीडीएफ की, ठीक है। तो पीडीएफ का लिंक पहले तो आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बट डाउनलोड करने से पहले आप जरा ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। पहले जान लीजिएगा कैसे क्वेश्चन फॉर्म हुए और कैसे क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं। बाद में अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है और वहां जाके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो पीडीएफ मैं वहां पे प्रोवाइड करूंगा उसमें आंसर मैं देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। वो आंसर आपको यहीं से टैली करने हैं कि आपका आंसर सही है या गलत, वो आपको वहाँ बाद में पता चलेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे वीडियो देखना है, बाद में प्रैक्टिस सेशन जैसे आपको इसको लेना है, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको खुद से आंसर लगाने हैं, बाद में चेक करने हैं कितने सही हुए या कितने गलत हुए। इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे ही पीवाईक्यू सेशंस लाते ही रहेंगे। आगे भी चलता रहेगा ये सिलसिला क्वेश्चन पेपर्स का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले पेपर में एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।